भी आप खाना खाने जा रहे हो तो भूल कर भी 3 रोटी मत खाना। और अगर आपके घर में बच्चे हैं, पति है या मेहमान है और आप लेडी हो तो आपको भूल कर भी 3 रोटियां उस इंसान को देनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो 3 रोटियां होती हैं हमेशा पितरों को दी जाती हैं। जब आप किसी जीवित इंसान को 3 रोटियां देते हो तो आप बहुत गलत करते हो, क्योंकि आपके घर में पितर आते हैं जब खाना आप निकाल कर खाते हो तब। और ये पितर जब देखते हैं कि कोई 3 रोटियां खा रहा है, मतलब वो उसको मरा हुआ समझते हैं और उस इंसान को अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पितर चाहते हैं कि ये इंसान जल्द से जल्द आकर हमारे साथ रहना शुरू कर दे, कि उससे मिलना चाहते हैं, उससे बातें करना चाहते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। क्यों लिया हमने इस रील को? 2 मिलियन। इस व्यक्ति को 20 लाख से ज्यादा लोग बकवास करते हुए सुनते हैं। फियर मॉन्गरिंग, मिस इन्फॉर्मेशन, स्यूडो साइंस, तंत्र मंत्र, जादू टोना। पर ये सिर्फ अकेला रीजन नहीं है कि इस रील को सबसे पहले लिया गया। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक यूज करते हैं जिससे इनकी क्रेडिबिलिटी, जो कि नेगेटिव में है, उससे थोड़ी बहुत इनकी क्रेडिबिलिटी भोले भाले लोगों के बीच में बन जाती है। इन्हें व्यूज मिलते हैं, फॉलोअर्स मिलते हैं, लोग इन पर विश्वास करने लग जाते हैं। कन्वेंशनली लोग पॉडकास्ट में जाते हैं, वहां पर बातचीत करते हैं, बकवास करते हैं, ये सब करते हैं। बट इन भाई साहब ने अपने चैनल पर एक डमी होस्ट रखा हुआ है और हर रील एक ऐसा इल्यूजन देती है कि जैसे इनका इंटरव्यू लिया जा रहा हो। स्टडीज बताती हैं कि जब आप किसी इंसान का इंटरव्यू देख रहे हो वर्सेस जब कोई इंसान डायरेक्टली कैमरे में देखकर आपसे बात कर रहा हो, तो अगर इनको कंपेयर किया जाए तो जब किसी इंसान का इंटरव्यू आप देखेंगे तो आप उस इंसान के लिए आपकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। आप समझेंगे कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, इसीलिए उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। ये टैक्टिक जो है आजकल बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स यूज कर रहे हैं। अब इस रील की बात क्या की जाए, अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा कि ये गपोड़, बकवास, नितांत झूठ है और इस तरह के क्रिएटर्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जो कि आपका समय ही बर्बाद नहीं कर रहे, आपको एक तरह से बेवकूफ भी बना रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और यह है लॉजिकल आयाम और स्वागत है आपका इंस्टा ज्ञान के एक और एपिसोड में। आप समझ ही गए होंगे पहली रील से जो हमने माहौल सेट किया है और ये देखकर मेरी खुंदस भी बढ़ती जा रही है, तो इस पर हम और भी ज्यादा एपिसोड बनाते रहेंगे। स्पीकिंग ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, लेट्स वॉच आचार्य मनीष। ये रील जो है मिस इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है। इसमें पर सेकंड इतना मिस इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा कि इसको एक एक करके ही हमें डील करना पड़ेगा। शराब बुरी नहीं है जी, शराब के साथ खाया जाने वाला खाना बुरा है। तो इसकी बात हम अपने पास्ट एपिसोड्स में कर चुके हैं। दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है। अच्छा है। तो ऑफ कोर्स शराब बुरी है, शराब जहर है। शराब ना कि आपका लीवर खराब करती है, आपको बीमार करती है। बहुत सारे तरह के कैंसर्स भी शराब पीने से, अत्यधिक शराब का सेवन करने से हो सकते हैं। इसी जिम के ट्रेनर की बातों में आके कोई प्रोटीन गलती से भी नहीं लेना, किडनियां फेल हो रही हैं। वर्कआउट से जो आपकी मसल्स में टूट फूट हो रही है उसको रिपेयर करने का काम करता है प्रोटीन, उसको ग्रो करने का काम करता है प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो आपकी जो मसल्स में टूट फूट होगी, शरीर में टूट फूट होगी, बट उसको रिपेयर करने के लिए जो सीमेंट लगता है, प्रोटीन, वो आपके पास नहीं होगा तो ज़्यादा नुकसान होगा। आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी, आपकी मसल्स कमज़ोर होंगी और आपको 10 तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, आपको हमेशा थकान रहेगी। तो प्रोटीन लीजिए, अच्छी कंपनी का प्रोटीन लीजिए, इनकी बात मत सुनिए। अगर आप वीगन हैं तो पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन लीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वे प्रोटीन का सेवन कीजिए। अगर आप अंडे खाते हैं तो अंडे खाइए। गुड क्वालिटी प्रोटीन, भले ही वो सो कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज से आ रहा हो या सप्लीमेंटल सोर्सेज से आ रहा हो, वो आपको लेना अत्यधिक जरूरी है। गलत वीडियोस बनी हुई है यूट्यूब पे, फेसबुक पे 8 लीटर पानी पियो। कोई नहीं कहता 8 लीटर पानी पियो। जो आपको कह रहा है 8 लीटर पानी पियो वो गलत है। आपकी बॉडी में 2 से 3, कभी कभी 4 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है और वो डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी लेवल पर, किस तापमान में आप रह रहे हैं, कितने ड्राई एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा आपकी पानी की रिक्वायरमेंट। तो पानी एडिक्वेट अमाउंट में पीना चाहिए। 2 से 3 लीटर पानी जनरली रिकमेंड किया जाता है। 8 लीटर आई डोंट नो कौन रिकमेंड करता है, किसके लिए देख रहे हैं मुझे पता नहीं, बट 8 लीटर पानी डेफिनेटली चाहकर भी कोई नहीं पी सकता। सर आप गेहूं के लिए भी बोलते हो गेहूं नहीं खाना चाहिए। असूल से गेहूं हमारा फूड नहीं है। तो क्या है हमारा फूड? गेहूं दुनिया का सबसे पुराना डोमेस्टिकेटेड क्रॉप है, सबसे पुराना। जब इंसान ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले जो वाइल्ड गेहूं था उसको डोमेस्टिकेट किया, उसको उगाना शुरू किया। सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुई तब से उगाना स्टार्ट किया, और अगर ये हमारा फूड नहीं है तो आई डोंट नो क्या है। और सबसे खराब चीज कुछ खाने की है, पनीर है। ये सारी चीजें मैं पहले के एपिसोड्स में सारी डिबंक कर चुका हूं, बट अगर आपने वो एपिसोड्स नहीं देखे तो यहाँ पर एक पूरा कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। पनीर डेफिनेटली खराब नहीं है। पनीर इज अ वेरी गुड हेल्दी फूड। अगर आप सिंथेटिक दूध से बना हुआ सिंथेटिक पनीर खा रहे हैं तो वो डेफिनेटली खराब होगा, क्योंकि वो पनीर नहीं है, वो एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है। बट अगर आप नेचुरल घर में बना हुआ या बाजार में बना हुआ नेचुरल पनीर, जो फ्रेश पनीर होगा वो खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चीज़ है। स्पेशली जब आप अंडे नहीं खाते हैं तो आपको पनीर ज़रूर खाना चाहिए। अगर आप दूध पीते हैं तो, अगर आप वीगन हैं तो आप उसको टोफू से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब उस बिरयानी की जांच की गई उसमें पॉटी मिलाई हुई थी टेस्ट के लिए। व्हाट?
कौन सी बिरयानी खा ली आपने सर? गलत बिरयानी खा ली आपने। टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए, आयरनी देखिए, टेस्ट के लिए क्या मिलाया गया है? किसके ऐसे अतरंगी शौक हैं जो टेस्ट के लिए सब मिला रहा है? किसी की भी अगर रात को 1 से 3 बजे के बीच में नींद खुलती है तो इट्स ए सिग्नल कि आपका लीवर सर्विस मांग रहा है। ये कोई जरूरी क्लियर कट सिग्नल नहीं है। हो सकता है आपने पानी ज्यादा पिया हो, आपको बार बार बाथरूम जाना हो सकता है आपने कैफीन ज्यादा ले लिया हो तो आपकी नींद बार बार उचट रही हो सकता है आपको कोई स्ट्रेस हो, आपका अगले दिन एग्जाम हो, इंटरव्यू हो या घर में कोई प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से आपकी नींद उचट रही हो। जरूरी नहीं है ऐसा कि आपको 1 से 3 के बीच में नींद उड़ रही है आपकी तो आपका लीवर का प्रॉब्लम होगा। ब्लैंकेट स्टेटमेंट माय फ्रेंड आर नेवर गुड। हमेशा हर रील में देखा जाता है कि ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट देते हैं। तो आज से इनका नाम है कंबल बाबा। और एक सिटिंग का 1 लाख रुपए लेते हैं और भारत में इसका सिर्फ हम 500 रुपए लेते हैं। किसी भी तरह का कैंसर हो, गले का, मुंह का, ब्रेस्ट का, वहां जोक लगा दी जाती है। 500 रुपए में ये कैंसर ठीक कर देते हैं। ये जो है ट्रेडिशनल थेरेपी बहुत सालों से यूज की जाती है बहुत सारे देशों में अलग अलग तरीके से, भारत में ही नहीं और भी बहुत सारे देशों में ये टेक्निक यूज की जाती है। ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, ये पेन रिलीफ के लिए यूज की जाती है प्राइमरली, बट ये जो बोल रहे हैं कैंसर, उसकी बात भी करेंगे आगे। मतलब किसी भी तरह का कैंसर हो, गले का, मुंह का, ब्रेस्ट का, वहां जोक लगा दी जाती है। जोक इतना इंटेलिजेंट प्राणी है, वो सारा गंदा खून चूस लेती है और अपनी लार बॉडी में डाल देती है। इसको हीरोडिन बोलते हैं। अच्छा, अमेरिका में इसी जोक थेरेपी को हीरोडिन थेरेपी बोलते हैं और एक सिटिंग का 1 लाख रुपए लेते हैं और भारत में इसका सिर्फ हम 500 रुपए लेते हैं। पहली बात ये क्लियर कर दी जाए कि जो यूएस में मेडिकल ट्रीटमेंट है भारत या किसी और डेवलपिंग कंट्री के मुकाबले 20, 25, 50 गुना भी हो सकता है। जो सेम ट्रीटमेंट आप भारत में 1000 रुपए में लेंगे, देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आपको यूएस में उसके लिए सेम आपको $1000 तक देने पड़े, यानी कि 80 से 100 गुना तक। तो इट्स देयर हेल्थ केयर पॉलिसी, इट हैज नथिंग टू डू विद वन ट्रीटमेंट और दी अदर। वो सभी ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा है। भारत में इस तरह के ट्रीटमेंट बहुत सस्ते हैं, इसीलिए मेडिकल टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। बाकी देशों से लोग आते हैं भारत में ट्रीटमेंट कराने के लिए। ये जो 500 रुपए ले रहे हैं वो किस चीज़ के ले रहे हैं? वो सिर्फ जोंक चिपकाने के ले रहे हैं। जो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या हीरोडिन थेरेपी है, वो दैट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली जोंक चिपकाना, बल्कि दैट मे ऑल्सो इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग अ कंपाउंड, बायोएक्टिव कंपाउंड फ्रॉम दैट लीच। तो जो इन्होंने एक तत्व बताया हीरोडिन, वो सिर्फ एक बायोएक्टिव कंपोनेंट है। जो जोंक या लीच की जो लार होती है उसमें बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं। उन सभी बायोएक्टिव कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करके उनका प्यूरिफाइड जो सत्व है वो यूज़ किया जाता है लीच थेरेपी में, ना कि सिर्फ जोंक चिपका दी जाती है। तो जो जोंक चिपकाने के 500 रुपये ले रहे हैं, वही अगर उस चीज़ को, उस जोंक से मैं बायोएक्टिव कंपाउंड्स को निकालूं, एक्सट्रैक्ट करूं, विच कॉस्ट्स सम मनी, और उससे फिर थेरेपी करूं, तो दैट वुड बी एंटायरली डिफरेंट। तो ये बात सच है कि इसमें एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर कंपाउंड मिलते हैं इस लीच की लार में, बट वो कंपाउंड का कितना इफेक्ट एक्चुअल कैंसर ट्रीटमेंट पर है, उस पर कुछ पेपर्स हैं, बट और रिसर्च किया जाना बाकी है। हमें कैंसर ठीक करना है तो हमें पूरा ट्रीटमेंट जो होता है, उसका जो प्रूवन ट्रीटमेंट है, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, वो लेना होगा, तभी हम वैलिडिटी के साथ कह सकते हैं कि कैंसर ठीक हो सकता है। मूविंग ऑन टू चाय। तो चाय और कॉफी का गट हेल्थ से क्या रिलेशन है? जब आप चाय पत्ती में दूध डाल के उसको उबालते हो तो वो एक एसिडिक कंपाउंड बन जाता है। फिर आप उस एसिड को पीते हो, आप पेट में एसिड डालते हो और वो जलन करेगा। गर्ड, एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन, रिफ्लक्स, कभी कभार IBS, डायरिया सिम्टम्स भी होने लगते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है पेट में कि आपको बार बार बाथरूम जाने की इच्छा होने लगी है। बताइए कौन सी चाय पियेंगे? अदरक डाल के, इलायची डाल के? अरे भैया, चाय तो बकवास होती है, कॉफी बेटर होती है। मतलब कॉफी चाय से थोड़ा बेटर। तो एक क्लासिक केस है फियर मॉन्गरिंग का, कि जो भी चीज़ को इंसान पी रहा है, सबसे ज़्यादा भारत में लोग चाय पीते हैं, तो जो भी चीज़ भारत में लोग पी रहे हैं उसको बस डिमोनाइज कर दो। पहली बात तो जो इन्होंने कही, दूध की जो चाय है वो एसिडिक होती ही नहीं है, वो माइल्ड एसिडिक होती है। जो pH का स्केल है वो है 0 से 14 के बीच में। उसमें जो 0 है वो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक, और जैसे जैसे आप उस स्केल में आगे बढ़ते जाएंगे आपकी एसिडिटी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब
0 सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर 1 2 3 4 5 6 और 7 पर आते ही वो न्यूट्रल पीएच हो जाता है। ना ही वो एसिडिक होता है ना ही वो एल्कलिक होता है। जो इसका एग्जांपल है पानी, जो कि 7 पीएच का होता है। फिर उससे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो वो एल्कली या बेसिक पीएच पर आता जाएगा। अब इसमें चाय कहाँ पर आती है? जो ब्लैक टी लीव्स होती हैं, और पीएच हमेशा एक सॉल्यूशन का होता है ना कि किसी सॉलिड सब्सटेंस का। तो जब ब्लैक टी लीव्स को पानी में डाला जाएगा तो दे विल बी माइल्ड एसिडिक, यानी कि तकरीबन उनका पीएच होगा 5 के आसपास में। जब उसको दूध में डाल दिया जाएगा तो उसका पीएच और कम हो जाएगा, क्योंकि मिल्क इज बेसिक एल्कली नेचर में होता है। तो ये जो सब्सटेंस आपस में मिल जाता है वो एसिडिक नहीं है। तो पहली बात यहाँ पर क्लियर कर देनी ज़रूरी है कि चाय जो है वो अगर उसमें कुछ और नहीं डाला जा रहा है, शुगर नहीं डाली जा रही है, अदरक या कोई और मसाला यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो वो चाय एसिडिक नहीं है। जब उसमें आप अदरक डाल दे रहे हैं, जब उसमें आप शुगर डाल दे रहे हैं, तो ये आपकी चाय को एसिडिक बना देते हैं। और अगर आप ये पीते रहेंगे तो आपको एसिडिटी कुछ लोगों को हो सकती है। अगर आप नॉर्मल चाय नहीं पीते हैं और पानी नहीं पिएंगे पूरे दिन में तो भी आपको एसिडिटी हो सकती है। अगर आप टाइम पर खाना नहीं खाएंगे तो भी आपको एसिडिटी हो सकती है। तो इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद चाय। अगर आप ब्लैक टी पी रहे हैं तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। तो बेसिकली किसी चीज़ को डीमोनाइज करने से पहले अगेन हमें समझना होगा कि वो चीज़ है क्या, और क्या हम उसे अवॉइड कर सकते हैं या बिना अवॉइड किए भी हमारा काम चल जाएगा। तो अगर आप चाय पीते हैं तो पीते रहिए। अगर आप बाकी चीज़ें सप्लीमेंट करें, अगर आपका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ठीक है, अगर आप पानी ठीक ठाक पीते हैं तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम चाय पीने से तो नहीं होगी। और बाकी चाय को डिबंक करने वाले बाकी चीज़ें हम अपने पुराने वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो बाकी एपिसोड्स को भी चेकआउट कीजिए इंस्टा ज्ञान सीरीज़ के। और अगर आप अभी तक बने हुए हैं, पसंद कर रहे हैं इस वीडियो को, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरह के वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो एकादशी में आप चावल क्यों नहीं खाते हैं? इसका जवाब चावल धान के खेत से ही दिया जाए। धान रोपा गया है, पानी की मात्रा देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा प्रयोग होता है। जब चावल आप बनाते हैं तो भी पानी बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, यानी कि चावल वाटर को रिटेन करता है, पानी को बांधता है, रोक कर रखता है। चंद्रमा, एकादशी का चंद्रमा या फिर अमूमन चंद्रमा ही वो आपके प्लैनेट अर्थ के और आपकी बॉडी के दोनों के वाटर को रिटेन करने का काम करता है, उसको गाइड करता है, रूल करता है। एकादशी के दिन खास तौर पर ऐसी सेलेस्टियल पोजीशन बनती है, ऐसी लूनर पोजीशन बनती है जो आपकी बॉडी से न्यूट्रिशंस एनर्जी को बाहर सिक्रीट करता है। इसीलिए आपको इस दिन आपकी अपनी बॉडी, चाहे आप व्रत हो या ना हो, चावल नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि चावल जो है वो वाटर रिटेन करता है, बिल्कुल सही है। तो जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है चावल की वो आती है उसके स्टार्च से। स्टार्च एक पॉलीमर है ग्लूकोज का, जो कि पानी को रिटेन कर सकता है अपनी जिसका वेट है उससे 3 4 10 गुना तक भी। पर क्यों नहीं खाना है चावल? क्योंकि उस दिन, एकादशी के दिन, जो मून है, क्योंकि टाइडल फोर्सेस क्रिएट करता है, तो ऐसा हमने मान लिया कि वो पानी को कंट्रोल कर सकता है मून। हम अपने पुराने एपिसोड्स में बात कर चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक एनालॉजी पुराने टाइम में बनाई गई थी कि हाँ, क्योंकि समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, इसीलिए हमारे अंदर भी अगर पानी है तो उस पानी को भी चंद्रमा कंट्रोल कर सकता है, जो ऐसा नहीं है। जिसके लिए आप ये वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने डिटेल में इसको समझाया कि क्यों हमारे समुद्र के पानी को चंद्रमा कंट्रोल कर सकता है और हमारे अंदर के पानी को नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो मास है वो इनसिग्निफिकेंट है चंद्रमा के ग्रेविटेशनल पुल के कंपैरिजन में। हर चीज़ एक दूसरे को पुल करती है, बट दो बॉडीज़ के बीच का जो वेट होगा उस पर डिपेंड करेगा कितना ग्रेविटेशनल पुल उनमें है। तो बेसिकली मोटा मोटी बात यह है कि हमारे अंदर के जो पानी को चांद कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अगर आप चावल खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो उस पानी को जो रिटेन करेगा, वैसे इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो भी उस पानी के रिटेंशन से और चंद्रमा की पोजीशन से कोई भी लेना देना नहीं है किस चीज़ का। ऐसी कोई साइंटिफिक रिसर्च कहीं पर भी नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने कही, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, तो जो आप चावल नहीं खाते तो पर बाकी चीज़ें जो खा रहे हैं फास्ट में, जैसे साबूदाना हो गया या बाकी चीज़ें जो स्टार्च कंटेनिंग चीज़ें हैं, जैसे बकव्हीट फ्लोर है जिसको कुट्टू का आटा बोला जाता है, उसमें भी स्टार्च होता है। तो अगर सेम लॉजिक अगर मैं लगाऊं इनका, जो फैक्चुअली गलत है, तो अगर वो लॉजिक भी यहाँ पर लगाया जाएगा तो इसका अर्थ है कि साबूदाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि साबूदाना इज ऑल्सो सैगो स्टार्च, स्टार्च कंटेनिंग सब्सटेंस है वो भी, तो वो भी वाटर रिटेन करेगा। और जब वो वाटर रिटेन करेगा तो चंद्रमा से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लॉजिक दोनों तरीके से फेल हो जाता है। तो ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल नितांत
गलत है। अगर आपको फास्ट करना है, अगर आपको रिलीजियस रीजंस की वजह से या किसी और रीजंस की वजह से फास्ट करना है, ज़रूर कीजिए। फास्टिंग के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं, बट उसमें साइंस ढूंढने की या साइंस घुसेड़ने की जरूरत हमें नहीं है। हम उस दोनों को चीज़ों को सेपरेट रख सकते हैं। एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विथ मून और लूनर पोजिशनिंग और स्टार्च और वाटर, कोई रिलेशन नहीं है किसी का। अब जब फास्टिंग की बात कर ही रहे हैं तो एक और रील देख लेते हैं जिसमें गुरुजी बता रहे हैं फास्टिंग के क्या फायदे हैं और क्यों साइंटिफिकली फास्टिंग करना जरूरी है। बेटा हो या बेटी, 2 दिन भूखा रखो, दोनों एकादशी के दिन उसे अन्न मत खाने दो। अरे महाराज, नोबेल पुरस्कार मिला है एक साइंटिस्ट को जिसने ये शोध किया है कि जो व्यक्ति महीने में 2 दिन व्रत रखता है, फास्ट करता है, उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता। अरे सुनो, अभी नहीं बजेंगी ताली क्योंकि तुमने सोचा को देसी साइंटिस्ट होगा, विदेशी साइंटिस्ट है वो और उसे नोबेल पुरस्कार मिला है। हमेशा विदेशी चीजों को, विदेशी साइंटिस्ट्स को इन बाबा लोगों के द्वारा गाली मारी जाएगी कि उनको मत मानो, उनकी बात को सिरे से नकार दो, वो सब बकवास है, हमारे वाला जो है सबसे बेहतरीन है। बट जैसे ही इनके बिलीफ सिस्टम के साथ कोई चीज़ कंसिस्टेंट होती है तब वो बोलते हैं कि उनको देखो, वो भी मान रहे हैं, तुम भी मानो, और उनसे वो अपना वैलिडेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ड्यूअल नेचर है इस तरह के लोगों के साथ, वो हमेशा देखा गया है कि तब तक विज्ञान को लात मारते रहो जब तक कि वो आपकी सोच के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे ही वो आपकी सोच के साथ कंसिस्टेंट हो गया, जैसे ही आपका कंफर्मेशन बायस सिद्ध हो गया कि हाँ ये चीज़ तो सही कह रहे हैं क्योंकि ऐसा मैं भी मानता हूँ, तभी आप अपने क्लेम को उस रिसर्च के साथ, उस साइंटिस्ट के साथ वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे। हम तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें साइंस से प्रेम करना है या साइंस को लात मारनी है। और मुझे नहीं पता कि किस रिसर्च की बात बाबा जी करें, बट हम अज्यूम करेंगे इस डिस्कशन के लिए कि वो 2016 का जो नोबेल प्राइज मिला था जापानीज सेल बायोलॉजिस्ट योशिनोरी उसुमी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने ऑटोफेजी की बात की थी, ना कि फास्टिंग की। तो ये दो चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हैं, ऑटोफेजी को और फास्टिंग को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑटोफेजी क्या होती है। ऑटोफेजी एक ऐसी स्टेट है बॉडी की जो किसी न किसी तरह के स्ट्रेस से आती है। यानी कि अगर आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिशनली डिप्राइव करेंगे, आप खाना वाना नहीं खाएंगे, फास्टिंग करेंगे, तो उससे आपकी बॉडी में ऑटोफेजी वाली स्टेज आ जाएगी। ऑटोफेजी मतलब अब जब आपकी बॉडी को स्ट्रेस मिल रहा है, न्यूट्रिशनल स्ट्रेस मिल रहा है और बाहर से खाना नहीं मिल रहा है, यानी कि जितने भी सेलुलर प्रोडक्ट्स हैं जो कि पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाए, शरीर उनको यूज़ नहीं कर रहा है क्योंकि खाना मिल रहा है, तो जब खाना नहीं है तो उस स्थिति में शरीर उन सारे प्रोडक्ट्स को जो बॉडी को किसी ना किसी तरह का कष्ट दे रहे हैं या दे सकते हैं, फ्यूचर में कैंसर भी क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर में उन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट से, उनको यूज़ करके शरीर आपकी बॉडी से एक तरह से क्लींजिंग कर सकता है। उसको बेसिकली कहते हैं ऑटोफेजी। तो सबसे पहले जब वो 2016 की नोबेल प्राइज रिसर्च की गई कि हाँ ऑटोफेजी से कई तरह के कैंसर सप्रेस हो रहे हैं, सही है, बट ये कह देना ब्लैंकेट स्टेटमेंट, अगेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, कह देना कि हाँ 2 महीने में 2 बार आप फास्ट करोगे तो सब तरह का कैंसर ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी सही नहीं होगा वो कहना। नई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि प्रोलॉन्ग्ड ऑटोफेजी कैन ऑल्सो इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्टेन कैंसर्स, क्योंकि ये स्ट्रेस है बॉडी पर, न्यूट्रिशनल स्ट्रेस है। तो जब न्यूट्रिशनल स्ट्रेस बॉडी पर प्रोलॉन्ग्ड होगा तो वो कई तरह के कैंसर्स को, ट्यूमर्स को जन्म दे सकता है। तो ये कहना कि फास्टिंग से कैंसर ठीक हो जाएगा या फास्टिंग करोगे तो कोई भी तरह का कैंसर कभी नहीं होगा, वो बातें बहुत ज़्यादा बड़ा क्लेम करना होगा। यस, फास्टिंग हैज़ सर्टेन बेनिफिट्स, फास्टिंग आपको करना है कीजिए, बट इसको किसी डॉक्टर की या किसी मेडिकल प्रोफेशनल की निगरानी में ही कीजिए। अपने आप से शुरू मत कर दीजिए प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कैंसर के बारे में अगर आपको समझना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कैंसर कैसे हो सकता है और आप कैसे उसको रोक सकते हैं अपनी बॉडी में होने से। क्या कोकोनट ऑयल माँ के दूध के बराबर होता है? My theory was very simple. Coconut oil and mother's milk have the same fatty acid, which is called monolauric acid. Monolauric acid is the base of human immune system. That's why mother's milk you take for 6 months, you have no illness. You don't require vaccination because it gives you full vaccination. Coconut oil must be equally good. People said he is mad, oh, they abuse me, they are all kinds of rubbish. Then suddenly America realized after about 40 years that coconut oil is the best oil. And America started proclaiming coconut oil is good. Then they say yes, we have is after all not a foolish fellow. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस रील के साथ है वो है जो कंपैरिजन किया गया कोकोनट ऑयल का और मदर्स मिल्क का, वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, सही नहीं है। और इसके बाकी चीज़ों पर बाद में आएंगे, पर सबसे पहले मदर्स मिल्क की बात कर लेते हैं। क्यों मदर्स मिल्क इतना इंपॉर्टेंट होता है बेबी के लिए?
तो मदर्स मिल्क जो है वो बच्चे को न्यूट्रिएंट के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देता है जिसे कहा जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन, शॉर्ट में आईजी। इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आईजीजी। मदर्स मिल्क के थ्रू मिलता है आईजीजी, जो कि बच्चे को पहले 6 महीने में, जबकि उसके पास अपनी खुद की इम्यूनिटी नहीं होती है, अपनी इम्यूनिटी प्रदान करता है। इसके अलावा मदर्स मिल्क में IgA और IgM भी होते हैं जो कि इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो बच्चे को मिलता है मदर्स मिल्क से, अदर देन न्यूट्रिएंट्स। अब उसको कंपेयर करना कोकोनट ऑयल से, सिर्फ ये कहना कि मोनोलॉरिन या मोनोलॉरिक एसिड जो है वो दोनों चीज़ों में कॉमन है, इसीलिए अगर बच्चे को कोकोनट ऑयल दिया जाएगा या बड़ों को कोकोनट ऑयल दिया जाएगा तो उनको किसी भी तरह की वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। ये भी बहुत ही बड़ा टॉल क्लेम है। ऐसा एक रिव्यू पेपर आया था अभी रिसेंटली जिसमें क्या मोनोलॉरिन सच में ऐसा मैजिकल सब्सटेंस है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। ऐसा कोई एविडेंस अभी तक मिला नहीं कि मोनोलॉरिक एसिड जो है वो हमारी इम्यूनिटी में सबसे ज़्यादा भूमिका अदा करता है। कुछ हद तक ऐसा माना गया है कि मोनोलॉरिन जो होता है, मोनोलॉरिक एसिड जो होता है वो एंटी माइक्रोबियल नेचर का होता है, जो जिसकी वजह से कोकोनट ऑयल एंटी माइक्रोबियल नेचर का हो जाता है, यानी कि वो माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इसके अलावा इम्यूनिटी में उसका कोई रोल है या नहीं, ये अभी तक क्लियरली कोई पता नहीं चला, इसका कोई एविडेंस मिला नहीं, इसके लिए और रिसर्च की जरूरत है। तो कोकोनट ऑयल को मदर्स मिल्क से कंपेयर करना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉल क्लेम करना होगा, क्योंकि मदर्स मिल्क की जो इंपॉर्टेंस है जो हमने बताई इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में बच्चों को, वो मोनोलॉरिक एसिड या मोनोलॉरिन के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा गुना है और उसको कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती दुनिया में। इस तरह की वीडियो जैसे मैंने कहा कि मैं बनाता रहता हूं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम 50,000 के बहुत करीब हैं और बहुत जल्दी 50,000 हिट करने वाले हैं। तो मिलूंगा ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक आप यहाँ पर मेरा रिसेंट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बैड न्यूट्रिशन, हेल्थ एडवाइस और मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की है। मिलूंगा ऐसे एक अमेजिंग वीडियो में, इस वीडियो में। तब तक के लिए बी लॉजिकल।